संविधान के इतिहास में पहली बार होम डिलीवरी सिस्टम होगा कि जिस व्यक्ति को अपना काम कराना है एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा कि काम संविधान के अंदर हो रहा है, उसमें गौरव की चर्चा है, तो इसका मतलब हर व्यक्ति गौरव के पीछे पड़ा है। तो इस बात में भी कोई दम है कि मुझे लगता है कि मेरे दुश्मनों की लाइन भी कुछ 2-4 लोगों की बढ़ने लगी है, तो मुझे लगता है कि गौरव भी बढ़ रहा है। किसी व्यक्ति ने 5 साल जैसे कार्य किए हैं उसे आने वाले समय के अंदर भुगतना पड़ेगा। तो उसमें मेरी मुझे लगता नहीं कि कहीं किसी प्रकार की भूमिका है। विरोधी है ही नहीं यशपाल जी, विरोधी नहीं है। कुछ 5-4 लोग इकट्ठा होकर जो तथाकथित किसी व्यक्ति के लिए काम करते हैं, जो व्यक्ति ये कहते हैं कि इस भ्रष्टाचार के अंदर गौरव रोहिला का हाथ था या दोनों मिलजुल कर भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनको उठते जागते बैठते सोते सपने में भी गौरव रोहिला दिखता है। तो मुझे लगता है कि चुनाव की भी साथ बिछी नहीं। अभी मेरे सामने, मुझे यूं नहीं पता कि मेरे सामने कैंडिडेट कौन होगा। अभी सफीदों में पिछले 10 दिन से जबरदस्त पोस्टर वार फेसबुक पे वार चल रहा है। विरोधी है ही नहीं यशपाल जी, विरोधी नहीं है। कुछ 5-4 लोग इकट्ठा होकर जो तथाकथित किसी व्यक्ति के लिए काम करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी की टीम। जैसे आप देख रहे हैं आज पानी है सालों के बाद सफीदों वासियों ने देखा, क्योंकि ये नाव सफीदों गए और बिसात भी अब सजने को पता ही हो, सफीदों वासी आसपास के हैं और सफीदों की राजनीति इंटरेस्ट रखते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा एक व्यक्ति है जिन्होंने पूरे इलेक्शन से पहले ही कैंपेनिंग शुरू कर दी थी और पूरा धांसू तरीके से उन्होंने प्रचार शुरू किया है। मेरे बगल में बैठे हैं, आप जानते ही हैं, गौरव रोहिला किसी परिचय के मोहताज नहीं, पार्षद भी रहे हैं और अब चेयरमैन के लिए उन्होंने ताल ठोक दी है। सबसे पहले स्वागत करते हैं गौरव रोहिला जी आपका कंचन टीवी पर। नमस्कार यशपाल जी, आपका और आपके कंचन टीवी के सभी दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरे लिए बहुत अमूल्य समय निकाला। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अब समय से पहले ही आपने ताल ठोक दी थी, क्या वजह थी? पिछले 5 साल से क्या पूरी बिसात बिछाई हुई थी, पूरी रणनीति के तहत काम था कि जो चुनाव की सुगबुगाहट भी नहीं हुई और आपने कैंपेनिंग शुरू कर दी थी और वो भी पूरे धुआंधार तरीके से? देखिए, सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब चुनाव पार्षदों के बजाय डायरेक्ट जनता से करा लिए जाएं। तो जब इस सिस्टम में बदलाव हुआ तो ये निश्चित रूप से ये निर्धारित कर दिया गया कि अगर किसी को चेयरमैन बनना है तो पूरे शहर के अंदर उसको घूमना पड़ेगा, पूरे शहर के लोगों की नज़र में आना पड़ेगा, पूरे शहर के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। तो उसी टारगेट को लेकर मैं पिछले लगभग 1-1.5 साल से मुझे लगता था कि अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। तो मैंने लोगों के बीच में रहना शुरू किया और आज उसका परिणाम यही है कि पूरी सफीदों की जनता अपने बेटे को, अपने भाई को बड़ा लाड और प्यार से देखती है। तो आप हमेशा अक्सर आपने कंचन टीवी के चंडीगढ़ की चाबी जो आपके पास थी, उन्हीं सूत्रों से आपको पता चल गया था कि ऐसा निश्चित तौर पर होना है और पहले ही आपने रणनीति तय कर ली थी? हाँ, देखिए, चंडीगढ़ की चाबी का मतलब ये कि मेरा शौक है राजनीति और मेरा शौक ये भी है कि किसी व्यक्ति का अगर काम कराना है तो वो चाहे हल्का स्तर पे काम कराया जाए, एसडीएम साहब से मिलकर कराया जाए, डीसी साहब से मिलकर कराया जाए, या फिर ऊपर जितने अफसर आला अधिकारी बैठे हैं, चाहे वो डायरेक्टर हैं, चाहे वो एससीएस अधिकारी, जितने भी आईपीएस आईएएस जितने अधिकारी चंडीगढ़ के अंदर बैठे हैं, मेरे को शौक है कि मैं लोगों का चाहे चंडीगढ़ जाकर काम कराना पड़े तो मैं वहाँ जाकर लोगों का काम करवाता हूँ। तो लगभग मेरा 1 या 2 चक्कर चंडीगढ़ में लगा रहता है और मेरे कई आला अधिकारियों से बहुत घनिष्ठ संबंध भी हैं। तो इन बातों का मुझे पता लगता रहता था, तो ऐसा अंदेशा था कि जो मुझको पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है और वो आया भी। जी, हमें तो नजर आ गया, नजर जनता को भी आता है। आप कहते हैं राजनीति में रुचि थी, तो फिर क्यों नहीं किसी एक निश्चित बैनर के नीचे गौरव रोहिला कभी खड़े दिखाई दिए? देखिए, मैंने लगभग 14-15 वर्षों तक एक स्तर पर रहकर कांग्रेस की राजनीति की और 2 वर्ष पूर्व मैंने, क्योंकि अब जब कांग्रेस में ऐसा लगा कि ये आम आदमी की पार्टी नहीं रही, ये कांग्रेस नीति विरुद्ध काम करने लगी, किसी एक परिवार के विशेष की पार्टी हो गई, तो मुझे लगा कि अब इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए। तो मैंने 2 वर्ष पूरा, आपको पता है कि कांग्रेस छोड़ दी। तो आज मैं इंडिपेंडेंट ही हूँ, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, तो किसी भी पार्टी का कोई सदस्य नहीं हूँ और मुझे लगता है कि मैं आने वाले चुनाव के अंदर भी आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा। उस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले आपने कांग्रेस को छोड़ा लेकिन कुलदीप बिश्नोई को आप नहीं छोड़ सके।
देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी के परिवार में चौधरी भजनलाल परिवार ने मुझे अपने बेटे की तरह, अपने छोटे भाई की तरह प्यार और दुलार दिया। उस परिवार से मेरा व्यक्तिगत संबंध आज भी है, पारिवारिक संबंध आज भी है। उनके शादियों के अंदर, उनके पारिवारिक जो फंक्शंस होते हैं उनमें मेरा आना जाना आज भी है। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि किसी व्यक्ति का कोई राजनीतिक संबंध किसी पार्टी से, और वो उसके, ये सभी राजनीतिक जो लोग हैं अलग अलग पार्टियों का है, तो एक दूसरे के फंक्शन के अंदर सब जाते हैं। तो मेरा भी उन परिवार के साथ बिल्कुल पारिवारिक संबंध है और ज़िंदगी भर तक रहेगा। जी कहेंगे कुलदीप बिश्नोई का अगर मैंने जिक्र किया है तो मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, जब आपका चुनाव होगा, बहुत बड़ा चुनाव आपके लिए होने वाला है, तो क्या उसमें कुलदीप बिश्नोई की, भव्य बिश्नोई की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, मैं आज़ाद, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू रोहिला आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेगी। जो समान विचारधारा के लोग हैं, जिन्हें लगता है कि मैं सफेदों के विकास के लिए आगे बढ़ सकता हूँ, वो लोग मुझे समर्थन करेंगे। उसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस अपने सिंबल पे लड़ेगी, बीजेपी अपने सिंबल पे लड़ेगी। मैं किसी सिंबल पे चुनाव लड़ने वाला नहीं हूं। मैं तो जनता की टिकट पर चुनाव लड़ने वाला हूं। जो जनता मुझे सिंबल देगी, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू रोहिला उस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। समान विचारधारा के जो लोग हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो मुझे समर्थन करने अवश्य आएंगे। कोशिश करेंगे आप कि कुलदीप बिश्नोई को लाया जाए, चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा जाए? इसी प्रकार की अगर पार्टी की कोई बंदिश नहीं हुई तो मुझे लगता है कि जैसा उनका मेरा पारिवारिक अच्छे संबंध है, मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए। स्टार प्रचारक के तौर पर कुलदीप बिश्नोई भी आ सकते हैं, भव्य बिश्नोई भी आ सकते हैं, या फिर एकला चलो की नीति पर गौरव रोहिला चलने वाले हैं? देखिए, मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, यानी कि मैं किसी दल से संबंध नहीं रखता। तो सर्वदलीय उम्मीदवार कोई होता है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये चाहता है कि सफेदों का समान विकास हो, सफेदों की जो न जाने समस्याएं जो 30-35 साल से आज भी सफेदों में अपने आप को जिन समस्याओं ने सफेदों को आज भी अपने अंदर जकड़ रखा है, अगर उन समस्याओं को समाधान के लिए जो दल, जो व्यक्ति, जो प्रबुद्ध लोग सफेदों के मेरे साथ आना चाहते हैं, मेरा समर्थन करेंगे। इसमें चाहे वो व्यक्ति किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो। कहा यह भी जाता है कि पिछले काफ़ी वक्त से बीजेपी के साथ भी आपने नज़दीकियाँ, गलबहियाँ काफ़ी पाई हैं। क्या इरादा था बीजेपी की टिकट के लिए भी चुनाव लड़ा जाए, या बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा जाए? कुछ ऐसा था आपके मन में? बीजेपी की टिकट की ना तो मैंने कभी इच्छा की, और ना ही मैंने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं के साथ ज़्यादा रंगलियाँ मनाई। ये बात आप मान के चलिए कि जब मैं पार्षद था तो राज भारतीय जनता पार्टी का हमारे हाउस के अंदर हुआ करता था। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने विकास कार्य कराने हैं, मान लो, तो पार्टी के साथ आपको उनके नेताओं से मिलकर अपने वार्ड के लिए, अपने शहर के लिए बात करनी होगी। तो अपने वार्ड के विकास के लिए मैं उन लोगों से मिलता था। अदरवाइज मेरा भारतीय जनता पार्टी से अभी तक दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई सीधा संबंध नहीं था। आपने कहा कि व्यक्तियों से, बीजेपी के व्यक्तियों से आपका कोई संबंध नहीं था, लेकिन आप खुद चुनाव में जब उतरे हैं तो कहते हैं कि विकास मैं सफेदों का करूंगा, जबकि आप खुद पार्षद रहे हैं और आप उस हाउस का हिस्सा रहे हैं जो विकास के लिए बैठता था। तो सफेदों की जनता ये भी तो जानना चाहेगी आपसे कि तब आप विकास क्यों नहीं करा पाए, या क्यों आपने विकास नहीं कराया कि जो अब आपको चेयरमैन बन के विकास करने के लिए लोगों के बीच जाना पड़ा? ये पिछली बार का जो हाउस था वो सभी पार्षदों पर डिपेंड था। पिछली बार प्रेसिडेंट जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं था। मुझे एक वार्ड की सेवा करने का मौका मिला क्योंकि मैं एक वार्ड का पार्षद था। तो उस वार्ड के अंदर मैंने भरपूर विकास कराए हैं। आप मेरे वार्ड में सर्वे कर देख लीजिए कि जो 25-30 साल से मुझे विरासत में समस्याएं मिली थी, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को रहा है जो 25-30 साल तक सफेदों की लोक राजनीति में एक्टिव था, जो 25 साल तक या तो वो पार्षद रहा, या उसकी धर्मपत्नी पार्षद रही, या वो उप प्रधान रहा, या वो स्वयं प्रधान के रूप में उन्होंने 5 साल तक कार्य किया। लेकिन वो चाहे कितने बड़े बड़े भी ढिंढोरे पीट लें कि मैंने ये कराया वो कराया, लेकिन जब मैंने उनको पिछले चुनाव के अंदर पार्षद के रूप में मात दी, तो उस वक्त मुझे जो वार्ड के अंदर समस्या मिली वो मिला जगह जगह कूड़े के ढेर, ठप पड़ी सीवरेज व्यवस्था, गंदे पानी की व्यवस्था, निकासी की ठप व्यवस्था, खुले नाले व नालियाँ, मच्छर और मक्खियों का अंबार, ना जाने कितनी समस्याएं, जगह जगह बिजली की तारें, न जाने कितनी समस्याएं जो मैं गिनवाने लगूँ तो शायद आपका इंटरव्यू इन समस्याओं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन आज 5 साल में जो लोगों ने मेरे ऊपर भरपूर आशीर्वाद, मुझे प्यार और दुलार देने का काम किया था, मैंने उनकी भरपूर सेवा कर लगभग मेरे वार्ड नंबर 13 को इन सारी समस्याओं से निजात दिला दी है। और वही जो तजुर्बा है वही आप पूरे शहर को आप देना चाहते हैं। कहा जाता है कि आप प्रचार में अपने आप को आपने झोंक दिया है, बहुत टाइम पहले से ही आप प्रचार कर रहे हैं। क्या रणनीति थी? क्योंकि कोई भी ऑटो रिक्शा देखा जाए, ई रिक्शा देखा जाए, कोई भी गली नुक्कड़ देखी जाए, तो आपके जो बैनर है, आपके जो पोस्टरों से वो पटा पड़ा है। अपने आप को झोंक दिया आपने, क्या रणनीति लेकर निकले? देखिए, इतना बड़ा चुनाव, लगभग 27,000 वोट सफेदों के अंदर है,
तो अगर आपको इतना बड़ा चुनाव लड़ना है तो आपको हर व्यक्ति के दिल में निवास अपना बनाना पड़ेगा, घर घर तक पहुंचना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये इतना बड़ा चैलेंजिंग काम था कि सफीदों में गौरव रोहिला को हर घर तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उसके लिए मैंने संसाधन चुना, ऑटो रिक्शा का जो साधन था उसमें 50-40 लोगों को रोजगार भी मिला और गौरव रोहिला की एक पहचान बने कि गौरव रोहिला ये व्यक्ति है। तो मुझे लगता है कि आज 8-9 महीने की मेहनत से आज इस बात का परिणाम भी मिलने लगा है कि मुझे कोई किसी चौक पे किसी चौराहे पे कम से कम ये बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं गौरव रोहिला हूँ। तो उस प्रचार के लिए ऑटो रिक्शा का जो साधन था बहुत अच्छा था। निसंदेह मेरे साथी भी सब लोग हैं, वो उनको रोजगार भी मिला और मेरा काम भी चला। आप कहते हैं कि प्रचार हुआ है, आपको फायदा मिला है, घर घर तक हर जन जन तक आप पहुंचे, लेकिन विरोधी कहते हैं कि सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है, बुलबुला है, विज्ञापन का जो बुलबुला है ये जल्द ही फूट जाएगा और हकीकत जो है वो सामने आ जाएगी। देखिए, मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में यही बात कहता हूँ कि जो लोग दूसरों के रास्तों में कांटे बिछाते हैं, स्वयं उनको उन कांटों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं बुलबुला है या कुछ भी लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। मैं अपने चाल पे बिल्कुल स्लो एंड स्टडी विंस द रेस उस पर चल रहा हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जब भी चुनाव होंगे तो सफीदों की जनता ही उन लोगों को जवाब दे देगी कि मैं बुलबुला हूँ कि वो लोग बुलबुला है जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप कहते हैं कि आप आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, लेकिन आप पर एक संगीन आरोप भी लगते हैं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने चहेते के माध्यम से जो आपके टारगेट में होते हैं, जो आपके निशाने पे आते हैं, जमकर उन पर इज्जत करते हैं, उन पर भड़ास निकालते हैं, उनका कैंपेनिंग खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस तरह के संगीन आरोप भी आप पर लगते हैं। देखिए, सोशल मीडिया कोई गौरव रोहिला का सोशल मीडिया नहीं है। लोकतंत्र के अंदर आप सब लोग सोशल मीडिया काम चला रहे हैं और आज के दिन अगर प्रचार का सबसे बढ़िया माध्यम, सबसे अच्छा कोई साधन है तो सोशल मीडिया है। वो जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उसे यहीं पे भुगतना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। किसी व्यक्ति ने 5 साल जैसे कार्य किए हैं उसे आने वाले समय के अंदर भुगतना पड़ेगा। तो उसमें मेरी मुझे लगता नहीं कि कहीं किसी प्रकार की भूमिका है। जैसा किसी व्यक्ति ने काम किया वो यहीं भुगतेगा और उसे वार्ड की जनता जल्दी ही जवाब दे देगी। तो जो लोग इस बात का प्रकार का आरोप लगा रहे हैं कि मेरी भूमिका है हर बात के अंदर, देखो, अगर आपको लगता है कि कोई भी काम सफीदों के अंदर हो रहा है उसमें गौरव की चर्चा है तो इसका मतलब हर व्यक्ति गौरव के पीछे पड़ा है। तो इस बात में भी कोई दम है कि मुझे लगता है कि मेरे दुश्मनों की लाइन भी कुछ 2-4 लोगों की बढ़ने लगी है तो मुझे लगता है कि गौरव भी बढ़ रहा है। देखिए पार्षद साहब, आप अपने तरीके से बात कहते हैं, लेकिन मैं बात फिर से कहता हूं, आपकी चर्चा तो है, जोरों पर है, लेकिन नेगेटिव है। वो कहते हैं कि एक छवि खराब करने में गौरव रोहिला इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके गौरव रोहिला चेयरमैन की कुर्सी पाना चाहते हैं। आरोप ये है, इस पर क्या कहेंगे? राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद ही यूज होना चाहिए। इसमें इस बात में तो कोई बुराई नहीं है। कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद अगर यूज कर रहा है, उनका प्रयोग मिला रहा है अपने जीवन के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो स्वीकार करते हैं मतलब स्वीकार करते हैं, लेकिन वो किस क्षेत्र में कर रहा हूँ मैं उसका निर्धारण नहीं करना चाहता कि साम दाम दंड भेद मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति मेरे लिए टारगेट ही नहीं है, जो व्यक्ति मेरे सामने उम्मीदवार ही नहीं है, मान लो, उसके लिए मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? तो किसी व्यक्ति के रास्ते में आएगा उसके आप शाम दंड भेद करेंगे। कैंडिडेट मेरे सामने चुनाव लड़ेगा, वो मेरे अंदर 100 कमियां निकालेगा और मेरे सामने जो जिसके सामने मैं उम्मीदवारी हूँ या मैं जिसके सामने कंटेस्टेंट कर रहा हूँ चुनाव को, मेरे अंदर 100 कमियां निकालेगा। वो मेरे सामने कोई उम्मीदवार होगा, मैं उसके अंदर 100 कमियां निकालूंगा। तो ये तो समय का विषय है, वक्त का विषय है कि समय समय पर किस बात की कहाँ तक नजरिए तक पहुंचना है, इस बात को देखा जाएगा। बाज वाली आंख बना के रखेंगे, जो आपके विरोध में खड़ा होगा तो उसको आप मजा चखाएंगे। जनता के बीच में अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ, घर घर जाकर लोगों से वोट की, अपनी धर्मपत्नी के लिए वोट की अपील कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की हरकतें करने की कोई आवश्यकता है। जनता समझदार है और आज वो टाइम चला गया जब लोग वीआईपी कल्चर की राजनीति करते थे। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो हमारा उम्मीदवार हो, जो हमारा प्रधान हो, हमारे डायरेक्ट टच में हो, हम सीधा मिलकर उनसे काम कराएं और मैं घर घर जाकर लोगों से डायरेक्ट संबंध बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, कहते हैं कि वो प्रतिद्वंदी के लिए कोई किलेबंदी नहीं कर रहे हैं, ना ही उन्हें धूल छिटाने के लिए शाम दाम दंड भेद का वो काम करते हैं। लेकिन क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगला सवाल जो रहने वाला, नेताजी, आपके विरोधी कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं डर है कि कहीं आप कुर्सी चेयरमैन की आपके हाथ से ना छिटक जाए। आपने अपनी माताजी को खड़ा किया, आपने अपने भाई को खड़ा किया, क्या वाकई में किसी तरह का कोई संदेह है? नहीं, कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। माताजी को खड़ा करने का विषय यह है कि मैंने वार्ड नंबर 13 को बड़े प्यार से सजोया है।
मेरी आत्मा बसती है वार्ड नंबर 13 के अंदर। तो वार्ड नंबर 13 को जब मैंने इतना प्यार से सजोया है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में उस वार्ड को नहीं देना चाहता कि जो मैंने मेहनत करके उसको सुंदर सजाया उसको सिस्टम को खराब कर दे वो। तो उनके चुनाव लड़वाने का निर्णय है, लेकिन वो मेरा निर्णय नहीं है। वो वार्ड नंबर 13 की जनता जो फैसला करेगी कि उन्हें पार्षद के रूप में अगर मेरी सेवाओं की आवश्यकता लगती है कि कंटिन्यू करनी है तो मेरी माता वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ेगी। भाई को लेकर कोई चुनाव लड़ने का कोई प्लान ना कभी था ना कभी होगा। पोस्टरवार की राजनीति जो सफीदों में चलती आ रही है वो पोस्टरवार ही हो रहा था और पोस्टर टैक्टिस ही चल रही है। वो चुनाव मुझे लगता है कि मंजू रोहिला प्रधान पद के लिए सशक्त रूप से अपने चुनाव लड़ रही है और वैसा चुनाव होगा। मतलब किसी तरह का संदेह नहीं है? कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई भाई चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई परिवार का अन्य सदस्य को चुनाव लड़ेगा। अगर वार्ड नंबर 13 की जनता ने चाहा कि मेरे परिवार से कोई सदस्य पार्षद बने तो मेरे परिवार का सदस्य चुनाव लड़ेगा, नहीं तो श्रीमती मंजू रोहिला सिर्फ अकेला चुनाव प्रधानमंत्री का लड़ेगी। तो फिर क्यों विरोधी कहते हैं कि उन्हें डर है कि चेयरमैन ही ना आई तो कम से कम पार्षद के जरिए ही हाउस के अंदर अपनी उपस्थिति बना के रखना गौरव रोहिला चाहते हैं? विरोधी है ही नहीं यशपाल जी, विरोधी नहीं है। कुछ 5-4 लोग इकट्ठा होकर जो तथाकथित किसी व्यक्ति के लिए काम करते हैं, कुछ 5-4 लोग ही हैं वो पूरे वार्ड के अंदर या शहर के अंदर 10 लोग ज़्यादा से ज़्यादा, वो किसी व्यक्ति के लिए प्रो काम करके इस ऐसे भ्रामक प्रचार को फैलाते हैं। धरातल पे ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कोई विरोध नहीं है। एक और बात आपके लिए छन छन कर बाहर आती है, अक्सर सफीदों की नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। चाहे नाले की बात हो, चाहे गलियों के ब्लॉक्स की बात हो, चाहे लाइट की बात हो, चाहे जो पार्क है, जो मेन पार्क है मकरबे पीर वाला जो पार्क है, उसको लेकर भी कहा जाता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। उस भ्रष्टाचार का ठीकरा फोड़ा जाता है प्रधान सेवाराम सैनी पर। लेकिन कुछ एक व्यक्ति कहते हैं कि बराबर के हकदार है गौरव रोहिला। क्या इस तरह की बातें आपके सामने भी कभी आई हैं? देखिए, जिस हाउस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, निसंदेह उस हाउस का हिस्सा मैं भी था। तो अगर गौरव रोहिला के ऊपर आरोप लगते हैं तो मुझे लगता है कि हाउस में 17 पार्षद थे, हम 17 पार्षदों के ऊपर आरोप हैं इस बात के। क्योंकि एक पार्षद की कोई लंबी चौड़ी कोई कहानी नहीं होती। साइनिंग अथॉरिटी प्रधान की है, सेक्रेटरी और प्रधान की पेमेंट पे दस्तक होते हैं, एमई जेई बिल बनाते हैं, इसमें पार्षद का तो कोई लेना देना नहीं। जो व्यक्ति ऐसे आरोप लगाते हैं उनको सपने में भी गौरव रोहिला दिखता है। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि इस भ्रष्टाचार के अंदर गौरव रोहिला का हाथ था या दोनों मिलजुल कर भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनको उठते जागते बैठते सोते सपने में भी गौरव रोहिला दिखता है। तो ये मान के चलिए निसंदेह कि कई प्रोजेक्ट हमारे अधूरे रह गए। मुझे भी बड़ा दुख है इस मन से कि इतने पैसे होने के बावजूद भी कई प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं तो एक वार्ड को संभाल रहा था, तो पूरी शहर के प्रति मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि आज मेरे शहर के लोग मुझे कहने लगे तो आप पार्षद थे तो आपने शहर का काम नहीं करवाया, क्योंकि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वार्ड की दी गई थी। तो वार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने भरपूर निभाई। अब शहर के लोग मुझे किस बात का उलाना दे सकते हैं कि आपने शहर का काम नहीं कराया? निसंदेह आप कहते हैं कि सिर्फ वार्ड की आपकी जिम्मेवारी थी, आपने वो बखूबी निभाई। लेकिन आपको तो सफीदों की हाउस का, सफीदों की सरकार का डिप्टी सीएम कहा जाता है। कहा जाता है कि बिना गौरव रोहिला के बिना तो जो सीएम थे सेवाराम सैनी थे वो भी साइन नहीं करते थे। इस तरह के संगीन आरोप आप पर लगते हैं। डिप्टी सीएम कोई पोस्ट नहीं होती, डिप्टी सीएम प्रो कोल्ड पोस्ट होती है। ये संविधान में इस पोस्ट की कोई जगह ही नहीं है। ये किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए, भाई वो ठीक ठाक रहे उसको खुश करने के लिए पोस्ट बनाई गई है। मेरे ख्याल संविधान के अंदर भी सब कुछ होता है, जो मुख्यमंत्री होता है सब कुछ पावर उसके अंदर होते हैं। निसंदेह आपकी बात को मैं समझना चाह रहा हूँ, जो मुझसे आप पूछना चाह रहे हो। जहाँ तक आपने पार्क की बात की, लगभग उसका टेंडर 2.5 करोड़ रुपए का था। अब विरोधियों को आंकड़ों को तो पता है नहीं, वो कह रहे हैं हाँ। उसी बात पर मैं दर्शकों को बता दूं, अक्सर आरोप लगते हैं जो पार्क है, पार्क का नाम है जो अपना पार्क है रामसर पार्क के बारे अक्सर कहा जाता है कि करोड़ों रुपए की मिट्टी डाल दी गई है। भ्रष्टाचार का जीता जागता उसको उदाहरण कहा जाता है, उससे संगीन आरोप लगते हैं। उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछले कई दिनों से एक तथाकथित न्यूज चैनल सिर्फ एक ही खबर छापे जा रहा है और एक ही व्यक्ति की पैरवी हो रही है और एक ही व्यक्ति आरोप लगा रहा है, एक ही व्यक्ति जवाब दे रहा है। जब एक बात का मामला सरकार के अंदर विचाराधीन है कि हर चीज़ की जांच चल रही है, तो उसकी जांच का इंतजार तो कीजिए। उसमें तो गौरव रोहिला कुछ नहीं कर सकता, ना उसमें प्रधान सेवाराम सैनी कुछ कर सकता, ना सेक्रेटरी नगर पालिका कुछ कर सकता। जब उसकी जांच विचाराधीन है, ऊपर दर्जे पर भी मैं स्वयं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आज आप जब मेरे से बात खुलवाने की कोशिश कर रहे हो, मैंने इसकी 8 महीने पहले ही सीएम विंडो की जांच शुरू करा रखी, चारों बड़े प्रोजेक्ट्स की।
कौन से प्रोजेक्ट है जिनकी आपने एप्लीकेशन लगाई है? सर पार्क है, कम्युनिटी हॉल है और ये नाला है और ये जो मेन रोड का ब्रह्म का काम और नाले का काम एक अलग काम हुआ था और वो जांच बिल्कुल अंतिम स्तर तक है। मुझे लगता है कि उसमें जरूर 2-4 अधिकारियों पर गाज गिरेगी और 1-2 लोग सस्पेंड भी होंगे और रिकवरी भी हो सकती है। लेकिन जो ये लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि 1 करोड़ की मिट्टी डल गई, 2.5 करोड़ का काम था, टोटल उस पार्क का जो काम था वो 2.5 करोड़ का काम था। 2.5 करोड़ में से मुझे लगता है कि 20-22 लाख की शायद मिट्टी का बिल पास हुआ था। उसके अलावा तो क्या कंफर्म क्यों नहीं वो जो डॉक्यूमेंट है, जो पेमेंट हुई है मिट्टी की, वो प्रधान है सेवाराम सैनी या आप लोग हैं, वो सामने क्यों नहीं लाते कि दिखा दे दस्तावेज? वो सामने है तो जांच अधिकारी के तो लाए जाएंगे ना। कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा आदमी आगे कहेगा जी मुझे कागज दो, कैसे? जो जांच एजेंसियां हैं, जो विजिलेंस जांच चल रही है, जो सीएम विंडो में जांच चल रही है, ना जाने कितनी जगह इसकी जांच चल रही है, वो दस्तावेज उनको दे दिए गए हैं। दर्शकों के लिए भी मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा। वो कहते हैं कि 4 प्रोजेक्टों की उन्होंने खुद एप्लीकेशन लगाई है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। उसके बाद तो कहीं ना कहीं साफ वो निकलने वाले हैं या निकलेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन तब तक हम नेताजी से और भी कितना आश्वस्त मानते हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए अभी तो मुझे लगता है कि चुनाव की भी साथ बिछी नहीं। अभी मेरे सामने मुझे यूं नहीं पता कि मेरे सामने कैंडिडेट कौन होगा। अभी सफीदों में पिछले 10 दिन से जबरदस्त पोस्टर वार, फेसबुक पे वार चल रहा है और फील्ड के अंदर अभी मुझे लगता नहीं 1-2 कुछ उम्मीदवारों को छोड़कर कोई आया है वो। तो अभी तो देखो समय नजदीक आने दो। क्या मानते हैं जितने भी कैंडिडेट अभी तक आए हैं, चाहे वो पूर्व चेयरमैन रहे हैं या पार्षद रहे हैं, जितने भी अभी समाज सेवी जो आए हैं, क्या सिर्फ वो पोस्टरों तक सीमित रहने वाले हैं? नहीं, जो पूर्व चेयरमैन है, जब वो पूर्व चेयरमैन पिछले 5 साल के अंदर जो स्वयं राज में थे, 5-5 साल तक नगर पालिका में उन्होंने 5 प्लान, 5 साल नहीं 5 प्लान, 30 साल स्वयं उनकी धर्मपत्नी उनके परिवार से सदा ही मेंबर रहे। जब वो लोग पिछले 30 साल में सफीदों का भला नहीं कर सके तो वो लोग सफीदों की जनता को आज कैसे आश्वस्त कर सकते हैं कि आने वाले 5 साल में वो कर देंगे? तो ये सब झूठे वादे, ढकोसले, जात पात के नाम पर, धर्म मजहब के नाम पर लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर सफीदों की जनता उनको जवाब दे देगी। चलिए मैं मान लेता हूँ आपकी हर बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आप ही पहली पसंद होने वाले हैं और आप ही सही विकास कर सकते हैं। सफीदों का विकास का ब्लूप्रिंट क्या है? क्या खाका आपने तैयार किया है? कौन से काम करने वाले हैं? अगर आप चेयरमैन बनते हैं पहली कलम से कौन से काम करेंगे और कौन कौन से काम है? हमारे दर्शकों को वो गिनवाइए। पहली कलम से जो सबसे पहले मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो है वो ये है कि किसी व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, किसी व्यक्ति को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो या किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित काम हो, नगर पालिका में लंबी लंबी कतारों में लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। भगवान के आशीर्वाद से, सफीदों की जनता के आशीर्वाद से अगर मुझे सफीदों की बागडोर संभालने का मौका मिला, मेरी धर्मपत्नी अगर प्रधान पद पर चुनी गई, तो सफीदों के अंदर, सफीदों के इतिहास में पहली बार होम डिलीवरी सिस्टम होगा कि जिस व्यक्ति को अपना काम कराना है, एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। वो उस टोल फ्री नंबर पर अपनी समस्या नोट कराएगा और मेरे वॉलंटियर जो है उनके घर जाकर उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके उनकी समस्या घर जाकर ही निपटाने का काम करेंगे। यानी कि सफीदों के आम आदमी को लगेगा कि उनका राज है। उनके टेलीफोन करते ही तुरंत नगर पालिका एक्शन में होगी और होम डिलीवरी सिस्टम शुरू होगा। दूसरा काम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सफीदों के चारों तरफ जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं, वो अनअप्रूव्ड कॉलोनियां आज विकास से वंचित हैं। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, लोग वोट लेने के लिए तो उनके पास चले जाते हैं और बाद में चुनाव के बाद उनको ये कह दिया जाता है कि आपकी कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, इसलिए यहाँ पर विकास नहीं हो सकता। तो दूसरा मेरा बहुत ही जरूरी विजन वो ये है कि इन जो 10-15 जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है सफीदों के चारों तरफ, चाहे वो वार्ड नंबर 11 की हैं, चाहे वार्ड नंबर 2 की हैं, वार्ड नंबर 4 के अंदर भी कुछ हिस्सा है, वार्ड नंबर 17 के अंदर भी कुछ हिस्सा है, वार्ड नंबर 1-2 वार्ड और ऐसे हैं जहाँ अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं, जहाँ विकास से वंचित हैं वो लोग, उनको तुरंत पहली कलम से 3 महीने या 4 महीने के अंदर अप्रूव कराने का काम करूंगा, ताकि उन कॉलोनियों को अप्रूव्ड होने के बाद उन पे भी, वहाँ पे भी सड़कें पक्की बन सके, वहाँ पे भी पाइपों का काम हो सके, वहाँ पे भी सीवरेज व्यवस्था हो सके, वहाँ पे भी पानी की व्यवस्था हो सके। तीसरा मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये है कि पिछले 30-35 वर्षों से जो सफीदों की सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है, सीवरेज तो कभी दबा दिए गए लेकिन वो कभी जोड़े नहीं गए, या वो जोड़ दिए गए तो उनकी कभी सफाई नहीं हुई। तो कुल मिला के ये मतलब कि जो ठप पड़ी सीवरेज व्यवस्था है, उस सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करके जो निकासी की जो बहुत बड़ी भरकम दिक्कत है सफीदों के अंदर, उसको जो अंदर इंटरनल जो कॉलोनीज हैं वहाँ थोड़ी सी बारिश के अंदर भी पानी भर जाता है,
उस समस्या को निपटाने के लिए सफीदों की सीवरेज की व्यवस्था को सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है। सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने का काम करूंगा। और इसी कड़ी में आपके चैनल के माध्यम से मैं सफीदों के लोगों को बता भी दूं कि एक बहुत बड़ी समस्या जो महिला कॉलेज के सामने वाली सड़क की थी, वो मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी बता भी दी थी कि वो टेंडर मैंने लगवा दिया था। और बड़ी खुशी से आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि आने वाले 5-7 दिन के अंदर अंदर वहाँ पर सीवरेज का काम और ट्रीटमेंट प्लांट का काम बड़े हफ्ते के अंदर शुरू भी हो जाएगा। मैं आला अधिकारियों से मिलकर इस काम को कराने में कामयाबी हो गया हूँ। एक और चीज़ की तरफ मैं नेताजी आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। अक्सर कहा जाता है जब भी कोई मेयर बनता है या प्रधान बनता है तो वो कहता है कि मैं अपने शहर में, अपने नगर में वाईफाई लगवा दूंगा, फ्री वाईफाई। क्या इस और आपका भी ध्यान जाने वाला है? जब तक सफीदों की मूलभूत आवश्यकता पूरी होंगी, वाईफाई तो देख मेरा विजन है। वाईफाई तो सफीदों के लिए नहीं, पूरे देश के अंदर बहुत जरूरी चीज़ हो गई, क्योंकि ये तरह तरह की वारदात जो होने लगी शहर के अंदर, लूटपाट की घटनाएं होती हैं। एक लगभग, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है वो कोई सस्ता प्रोजेक्ट नहीं है, 1-2 वाईफाई लगा के या 2 कैमरे लगाने से काम नहीं चलने वाला। पूरे हमने सर्वे कराया था, लगभग 203 कैमरे काउंटिंग हुए थे उसमें। 203 कैमरे जब पूरे सफीदों शहर के अंदर लगेंगे तो तब पूरा मंडी और शहर कवर हो पाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि इस काम को मंडी में कर दिया जाए, शहर में छोड़ दिया जाए, क्योंकि मंडी और शहर को मैं दोनों अपनी आंखों की तरह मानता हूँ। भाई एक आंख से कम दिखेगा, एक आंख से ज़्यादा दिखेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंडी और शहर मेरे लिए दोनों आंखें हैं। तो ऐसा लगता है कि इस लगभग 2-2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। तो मतलब आपको लगता है कि वाईफाई और कैमराज अगर लगा दिए जाए सुरक्षित होगा शहर, और करना चाहेंगे? उसका कंट्रोल SHO सिटी के अंडर होना चाहिए। वो सारा CCTV कैमरेज की लगवा के, उनके जगह जगह पर कैमरेज की व्यवस्था करके, लाइट की व्यवस्था करके, सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि यही होने वाला है। बिल्कुल। देखिएगा, नेताजी ने अपने वादे, अपने इरादे बता दिए हैं। अब आप हमें बताइए कि आप कितना इत्तेफाक नेताजी की बातों से रखते हैं। क्या आपको लगता है गौरव रोहिला आपके लिए उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता है, वो चेयरमैन पद के लिए सही है? अगर आपको लगता है तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए, हमें बताइएगा। आपकी आवाज़ हम गौरव रोहिला तक भिजवाने की कोशिश करेंगे। और नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कंचन टीवी से खुलकर बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अमूल्य समय निकाला और मेरी एक एक बात को सफीदों की जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया। मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। तो ये थे गौरव रोहिला। बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं बताते रहिएगा। और हाँ, पूरा जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, सफीदों को पूरा कवर करने वाले हैं। हर एक कैंडिडेट को हम दिखाने वाले हैं। गौरव रोहिला के चुनाव पर भी हमारा पूरी नज़र रहने वाली है। किस तरह से उनकी कैंपेनिंग चलेगी, क्या वो शाम दाम दंड भेद करने वाले हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। आप हमारे इंटरव्यू से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना इसको पसंद करते हैं, तो बताइएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए।